ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर चर्चाओं का, बैठकों का एक दौर चलता रहा है। सियासी गलियारों में अब ये चर्चा है कि जल्दी ही प्रदेश में संगठन के स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तर पर बड़े फेरबदल हो सकते हैं। और इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ी बैठक है। आपको बता दें, संघ के सह सरकार्यवाह बीजेपी संघ के समन्वयक अरुण कुमार आज लखनऊ पहुंचे हुए हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी लखनऊ में मौजूद हैं। अरुण कुमार संघ के पूर्वी यूपी के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी से मिले, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। अब सूत्र बता रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र से भी अरुण कुमार ने चर्चा की है। बीएल संतोष और अरुण कुमार संगठन महामंत्री धर्मपाल से भी मिलेंगे। माना तो यह भी जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारियों को लेकर चर्चा संभव है। तो इस बैठक के पीछे और आगे की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं और विशाल शर्मा से ही जरा जानते हैं ये बैठकों का दौर और इसके आगे और पीछे की कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो फिर ये सिरे जुड़कर क्या कहानी बुन रहे हैं। विशाल, देखिए रोमाना, आज ये जो बैठक होने वाली है, अब बैठकें लगातार लखनऊ में चल रही है। शाम 6 बजे योगी आदित्यनाथ के साथ संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और बीएल संतोष की भी मुलाकात होगी, जिसमें और भी कुछ संघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले भी संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने संघ के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की है। यूपी बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और ये माना जा रहा है कि बहुत सारे जो फैसले पेंडिंग पड़े हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद से कई दौर की मीटिंग होती रही और अब बिहार चुनाव के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि जल्द यूपी में बीजेपी अपना अध्यक्ष घोषित कर सकती है, नया प्रदेश अध्यक्ष ला सकती है और योगी सरकार में, योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की जो बात है उस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनमुटाव लगातार देखा जा रहा था बीजेपी संगठन में और सरकार के बीच में, या जो दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच में मनमुटाव देखने को आए दिन दिखाई पड़ता है, क्या वो सब दूर करा पाएगा संघ। आज ये जो बैठक होने जा रही, जो समन्वय की बैठक कही जा रही, जिसमें यह भी माना जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शाम 6 बजे मौजूद रहेंगे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी बैठक ये मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद क्या उत्तर प्रदेश में कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष जल्द मिलेगा। और इसके साथ ही साथ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रस्तावित मंत्रिमंडल का फेरबदल है उत्तर प्रदेश में, क्या उसको लेकर भी यहां कोई आपसी सहमति बनेगी, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे बीजेपी 2027 से पहले यूपी में अपने काम को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि 24 के चुनाव नतीजों के बाद से लगातार सिर्फ बैठकें चल रही हैं, अब तक कोई फैसला उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और बता दें आपको कि 24 नवंबर को अयोध्या में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की लगभग 2 घंटे संघ भवन में बैठक चली थी और इस बैठक के दौरान कई और लोग भी मौजूद थे। रोमाना, तो मतलब अब ये जो बैठकें हैं और महत्वपूर्ण बैठक जैसा कि आप बता रहे हैं, इस बैठक के बाद ये माना जाए कि न सिर्फ बीजेपी संगठन बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार का मंत्रिमंडल, सब में तब्दीली और बदलाव होगा, इसी को लेकर संकेत मिल रहे हैं अभी। विशाल, देखिए रोमाना, सहमति कितनी बन पाती है, क्योंकि इसके संकेत लगातार बीते 1 साल से मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, यूपी का अध्यक्ष आएगा संगठन में और फेरबदल किया जाएगा, सरकार के कामकाज में फेरबदल किया जाएगा, कार्यशैली में फेरबदल किया जाएगा और जो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में गाहे बगाहे खबरें आती रहती है नाराजगी को लेकर, उसको दूर किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, क्या उन तमाम सवालों पर संघ सहमति बना पाएगा, क्योंकि अरुण कुमार को अगर हम देखें
तो वो बीजेपी और संघ के बीच में ऐसे व्यक्ति हैं जो समन्वयक का काम करते हैं, सरकार का कामकाज देखते हैं, बीजेपी की जो फीडबैक होता है वो संघ तक पहुंचाते हैं। तो अरुण कुमार की मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण है। बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, और एक समन्वय का बैठक इसे कहा जा रहा है जो शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो संघ के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। सवाल यही उठता है कि चर्चा तो है, लेकिन क्या आम सहमति तमाम फैसलों पर बन पाएगी? रोमान, और अभी तक जो खटास है उसको लेकर क्या चर्चा है कि वो खटास या फिर वो टीस या फिर वो असहमति वो किस स्तर पर देखने के लिए ज्यादा मिलती है, और उसी के समाधान के लिए सहमति का फॉर्मूला क्या, इस पर भी कुछ विचार हुआ है, मंथन हुआ है, जो इस बैठक में अब चर्चा के लिए रखा जाएगा सामने? विशाल, देखिए रोमाना, अगर हम देखें 2024 के चुनावी नतीजों के बाद से लगातार कई दौर की बैठकें हुई, दिल्ली में भी बैठकें हुई हैं, लखनऊ में भी लगातार मीटिंग्स हुई हैं, और अभी क्योंकि संघ काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है, मोहन भागवत के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होना, फिर लखनऊ में संघ के बड़े पदाधिकारियों का पहुंचना, और 2 या 3 दिन पहले दिल्ली में राजनाथ सिंह से केशव प्रसाद मौर्य का मुलाकात करना, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का मुलाकात करना। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला लेने से पहले यूपी में अध्यक्ष बनाना अनिवार्य होगा, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं, और जब राष्ट्रीय परिषद की जो सूची बनती है उसमें सदस्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह को यूपी का नया अध्यक्ष होना जरूरी है। तो तमाम चीजों पर जो तकरार देखने को मिला, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है कि अध्यक्ष अगला कौन हो, और इसके अलावा मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होना है तो वो किस तरह का होगा, जो दूरियां हैं उनको कैसे कम करनी है, तो इन तमाम चीजों को लेकर यह कहा जा सकता है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल रोमाना अभी भी यही बना हुआ है, क्या इस बैठक के बाद भी कोई सहमति, कोई रास्ता आगे निकलेगा उत्तर प्रदेश में या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक तो है और महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन सवाल या फिर आप ये कह सकते हैं कि पेच अभी भी वहीं पर अटका हुआ है कि बैठक में क्या सहमति बन जाएगी, समाधान निकल आएगा, इसी को लेकर सारा सस्पेंस अभी बना हुआ है। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। आज कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। लोकसभा तो वैसे ही बार बार स्थगित हुई, हंगामे की भेंट चढ़ गई पूरे दिन की कार्यवाही। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। कितने लोग मर गए, इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये वो मांग है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से राज्यसभा में रखी गई। एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एसआईआर पर चर्चा जरूरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सदन में दोहराया गया। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और यही वो मुद्दा जिसको आधार बनाकर कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं तब तक सदन नहीं चलेगा। कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। विवेक तनखा कांग्रेस सांसद हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। One party to वॉकआउट किन किन लोगों ने सदन के भीतर से किया है? नहीं, पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया, क्योंकि इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। जी, आप आश्वस्त करते हो कि हम 9 बजे शाम तक बता देंगे आपको, कल शाम को कि एसआईआर पे कब डिस्कशन होगा। आज कुछ बताने को तैयार नहीं हूँ, आज भी बताने को तैयार नहीं हूँ। आप बार बार टाल रहे हो उसको। मजाक तो आप देश से कर रहे हो, हम थोड़ी देश से कर रहे हैं। यहाँ खुदकुशियां हो रही हैं, उसको भी आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। आप किस बात को सीरियस लेते हो, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। नहीं, आप जान तो आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है, और राज्यसभा में चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा रही थी, क्लैरिटी नहीं दी जा रही, और इसी वजह से विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं कांग्रेस की सांसद हैं प्रियंका गांधी, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने पलटवार कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। प्रधानमंत्री जरा देश में झांक कर तो देखें, ये कह रही है प्रियंका गांधी। सरकार किसी चीज पर चर्चा नहीं कराना चाहती, एसआईआर नहीं तो चुनाव सुधार पर चर्चा करवा ले सरकार। ये वो मांग है जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, और इसे मुखरता से प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने रखा है। क्या नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन।
तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? जो प्रधानमंत्री क्या है वो कह रहे हैं कि आपको टिप्स देने की बात कर रहे हैं अपोजिशन को, उसका कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। तो संसद के शीतकालीन सत्र का ये पहला दिन जो गतिरोध की भेंट चढ़ गया है। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पुल गिरा जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। पुल ढहने के दौरान उस पर से गुजर रही 2 मोटरसाइकिल सीधे नीचे जाकर गिरी हैं। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कैसे पुल गिरने के बाद बाकायदा देखिए कैसे ये बीच का हिस्सा पूरा खाली नजर आ रहा है। ये पुल गिर गया है, नीचे बाइक गिरी हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पुल के नीचे निर्माण कार्य भी चल रहा था। हादसे के वक्त कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। पुल को ढहते देख मजदूर फौरन भाग गए, उनकी जान बच गई, वरना तो यहां पर बड़ा जान का नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद घायलों को फौरन अस्पताल लेकर जाया गया। पुल टूटने की वजह से बरेली पिपरिया मार्ग पर आवागमन पूरी तरह फिलहाल ठप है। यात्रियों को यहां भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की लापरवाही वो सवालों में है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है। वहीं राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री कह रहे हैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुराना पुल था और ऐसे में पुल ढह गया। लोगों में नाराजगी इस बात की है कि इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को अवगत भी कराया गया था, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा। तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां धार में किसानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान हजारों की संख्या में किसान जुटे। खलघाट टोल प्लाजा तक किसानों ने जाम लगा दिया, सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़पें भी होती नजर आई, जमकर गहमागहमी सी भी हुई। सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर सैकड़ों की संख्या में किसान मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर पहुंच गए थे। धार के अलावा बड़वानी, खरगोन जिले के किसान भी इसमें शामिल थे। बीकेएमएस किसान संगठन ने इस प्रदर्शन के लिए किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया। किसानों ने इस दौरान फसल की एमएसपी पर बिक्री तय करने, किसानों का लोन माफ करने, लैंड पूल एक्ट को खत्म करने और जमीन अधिग्रहण के दौरान 4 गुना मुआवजा देने जैसी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नेशनल हाईवे के एक हिस्से पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर किसी तरीके से स्थिति संभाली है। बीकेएमएस किसान गुट के नेता कह रहे हैं अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। खबर कर्नाटक से है, जहां धारवाड़ में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल युवाओं ने चलो धारवाड़ रैली के लिए प्रशासन की इजाजत मांगी, लेकिन प्रशासन की ओर से इस अर्जी को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट गया। सैकड़ों युवा श्रीनगर सर्कल पर इकट्ठा हुए और वहां जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन जहां पर युवा प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए वहां पर भी पुलिस ने उनका रास्ता रोका। और इसके बाद तो काफी देर तक ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस के साथ वहां पर आर पार की स्थिति बनी। ये युवा इस बात की मांग कर रहे थे कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन्हें भरने के लिए नौकरी का आवेदन निकाला जाए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए। इसी के लिए ये सभी युवा बड़ी रैली करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत ही नहीं दी, जिसके खिलाफ ये धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास सूर्य किरण का समापन हुआ है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारत और नेपाल की सेना के जवानों ने कई तरह की अलग अलग ट्रेनिंग्स की हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। इसमें आतंक विरोधी अभियान,
जंगल और पहाड़ पर की जाने वाली वॉर एक्सरसाइजेस शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में खासतौर से आतंक पर प्रहार करने की एक्सरसाइज शामिल की गई, जिसके तहत जवानों ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए कई युद्ध रणनीतियों का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में सैनिकों ने इंटीग्रेटेड फील्ड क्राफ्ट, आरओपी, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, एम्बुश और इसके अलावा काउंटर एम्बुश, एमवीसीपी, बस इंटरवेंशन, कॉर्डन एंड सर्च, रूम इंटरवेंशन, जंगल सर्वाइवल, रॉक क्राफ्ट, जंगल फायरिंग और बीओसी रन, इस तरीके के अलग अलग ऑपरेशंस की ट्रेनिंग की, युद्ध अभ्यास किया। वहीं ये जो पूरी वॉर एक्सरसाइज है, इसमें आईएसआर ड्रोन, मानव रहित लॉजिस्टिक्स गाड़ी, निगरानी सेंसर्स, सुरक्षित डिजिटल संचार प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसका मकसद दुश्मन पर पूरे दम से हमला बोलना था। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये ट्रेनिंग, ये युद्धाभ्यास, भारत और नेपाल सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए संसद पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की गाड़ी में उन्हें छोड़ने उनका पालतू कुत्ता भी साथ आया था। इसी को देखने के बाद सवाल खड़ा हो गया। हालांकि रेणुका चौधरी का पालतू कुत्ता कार से नीचे नहीं उतरा, बाहर नहीं आया कार से, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसी को लेकर जब रेणुका चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया जिससे सियासत गर्मा गई। अपने पालतू कुत्ते का बचाव करते हुए रेणुका चौधरी ने यहां तक कह डाला कि उनका पालतू कुत्ता काटता नहीं है, काटने वाले तो संसद के भीतर हैं। तो पहले आपको सुना देते हैं रेणुका चौधरी ने क्या बयान दिया, जिस पर सियासत गर्म हो रही है। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार, गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। ये सदन सांसदों के लिए है, देश की नीतियों को डिस्कस करने की जगह जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हुए और शायद वो राज्यसभा में हैं, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहां पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर राधे राधे के नारे को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस मैदान में आयोजित वॉकेथॉन में हिस्सा लिया और इस दौरान बच्चों के बीच भारत माता की जय, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम सब नारे लगाते दिखे। बीजेपी ने सीएम सुक्खू का एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने पर वो टोक रहे थे, जिसके बाद धर्मशाला पहुंचे सीएम सुक्खू ने इस मामले में यू टर्न लिया है और अब वो खुद ही बच्चों से राधे राधे बोलते दिखे हैं। राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे की, राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे की। माता की, माता की। पीछे बैठे हुओं को मेरी आवाज आ रही है? पीछे नहीं आ रही है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राधे राधे, राधे राधे, राम राम, राम राम। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई है। और अब बिहार के स्पीकर को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। बिहार विधानसभा में स्पीकर पद के लिए नामांकन बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार निर्विरोध उन्होंने नामांकन किया है। विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपना नामांकन कर दिया है स्पीकर पद के लिए। बीजेपी के पास ही स्पीकर पद जाना तय है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपना नामांकन भर दिया है निर्विरोध।
स्पीकर होंगे प्रेम कुमार, पहले तो बधाई सर आपको। धन्यवाद। आज आपने नामांकन भी किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आज एनडीए नेताओं के निर्णय के मुताबिक हमने नामांकन किया है। कल परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष आपका समर्थन कर रहा है, विपक्ष ने जो है उम्मीदवार नहीं दिया है, निर्विरोध निर्वाचन होना आपका तय है। लोकतंत्र में सत्ता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र का मंदिर है, सबका सम्मान है, सबों को विश्वास में लेकर चलने का काम किया जाएगा। बस औपचारिकताएं रह गई हैं, कल आप आसन पे नजर आने वाले हैं। निश्चित तौर पर कल जब ऐलान होगा, जिम्मेदारी जब मिलेगी तो निश्चित तौर पर जो आप चाह रहे हैं वो होगा। जो इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हमारे लिए कोई नई बात है नहीं। मैं 90 से लगातार विधायक रहा हूँ, 10 मंत्रालय चलाया हूँ, अगर नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ। आसन पर बैठने का मौका मिला है और आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका बेहतर तरीके से संचालन किया जाएगा। इस बार 9वीं बार आप जीत कर आए हैं, गया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? स्पीकर के पद पर आप कल विराजमान होंगे। गया के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जनता का लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है, इस बार भी मिला है जा करके, बल्कि वोट हमारा बढ़ा जा करके है। तो कुल मिलाकर हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं। सुचारू रूप से सदन चले, बड़ी जिम्मेदारी होगी आप पे। बिल्कुल, जिम्मेदारी का सही तरीके से संचालन किया जाएगा, कहीं उसमें कुछ शिकायत का मौका नहीं रहेगा। तो बिहार विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर बनने जा रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। नामांकन भर दिया है, लेकिन निर्विरोध कोई उम्मीदवार विपक्ष ने उनके सामने नहीं उतारा है। औपचारिक ऐलान इसका कल कर दिया जाएगा। लाल किले के बाहर हुए कार धमाके और दिल्ली में आतंकवादी साजिश के मामले में एनआईए जांच कर रही है। एनआईए की टीम ने शोपियां में, पुलवामा में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। आज सुबह एनआईए की टीम ने पहले से ही गिरफ्तार मौलवी इरफान के शोपियां में मौजूद घर पर छापा मारा। इसके अलावा पुलवामा के मलनपोरा में मौजूद डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर भी आज छापेमारी हुई है। और इसी तरीके से एनआईए ने पुलवामा के सांबोरा में आमिर के घर पर भी छापा मारा। पुलवामा में उस आतंकवादी उमर के घर पर एनआईए की टीम ने जांच की है, जिसने लाल किला के सामने खुद को बम से उड़ा दिया था। और साथ ही लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। डॉक्टर शाहीन के पिता से, डॉक्टर शाहीन के भाई से भी एनआईए की टीम ने पूछताछ की। उधर अनंतनाग में भी एनआईए की टीम ने छापा मारा है। एनआईए फिलहाल उन ठोस सबूतों की तलाश में जुटी है जो जैश के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के बारे में और जानकारी दे सके, ताकि देश के खिलाफ होने वाली इस आतंकवादी साजिश के पीछे का जो मकसद है वो सामने आ सके। जैश ए मोहम्मद ने जिस तरीके से ब्रेन वॉश कर डॉक्टर्स को आतंकवादी हमले के लिए तैयार किया, वो किसी बहुत बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। और ऐसे में अब एनआईए की टीम इस पूरे मामले में विस्तार से तफ्तीश कर रही है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से ये बता देते हैं आज क्या कुछ हुआ है। कश्मीर में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया है। कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। लाल किला कार धमाका मामले में जांच जारी है। 8 जगह छापेमारी हुई है। पुलवामा, शोपिया, कुलगाम में छापेमारी हुई है। शोपिया में मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा गया है। अक्टूबर में मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया था। पुलवामा के कोयल चंदगाम में भी छापेमारी हुई है। पुलवामा के मलंगपोरा में, संबुरा में छापा मारा गया है। और अब इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक अभी की बड़ी खबर जान लीजिए आप। चुनाव प्रचार के दौरान लुभावने बयानों पर चुनाव आयोग सख्त। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव हैं और निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए बयानों को लेकर चुनाव आयोग सख्ती बरतेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लुभावने बयान देने वाले नेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने 20 नेताओं के बयान पर संज्ञान ले लिया है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, गुलाबराव पाटिल का नाम इस लिस्ट में शामिल है जिनके बयानों पर संज्ञान लिया गया है। इसके अलावा संजय शिरसाट, जय कुमार गोरे, चित्रा बाग का नाम भी इस सूची में शामिल है। जहां नेताओं ने बयान दिए वहां के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग सख्त है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो लुभावने वादों को लेकर चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, क्या है ये पूरा मामला? नेता तो जब चुनाव होता है तो लुभावने वादे करते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। इस बार चुनाव आयोग की ये सख्ती क्या कह रही है? जी देखिए, शिकायतें आई थी और ये शिकायतें ये इस नतीजे में थी कि बाबा ये तमाम लोग जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं
वोटर्स को प्रभावित करने के लिए ये किया जा रहा है। अब जैसे एकनाथ शिंदे ने तिजोरी की चाबी मेरे पास है ये कहा, अजीत पवार ने ये कह दिया था कि अगर वोट नहीं देंगे तो इलाके के लिए या उनके लिए, लोगों के लिए फंड वो रिलीज नहीं करेंगे। चित्रावाग ने कह दिया कि आप किसी का भी नमक खाइए, किसी से भी पैसे लीजिए, लेकिन बटन दबाइए कमल के बटन पर। तो गुलाब राव पाटिल ने कहा कि आप अगर वोट करेंगे तो आपको लक्ष्मी का दर्शन हम कराएंगे। तो ये तमाम जो बयान आए थे उसका संज्ञान लिया गया है। शिकायतें एनडीए की तरफ से हुई हैं कि जो सत्ता नेता है वो इस प्रकार लोगों को लुभावने वादे करके या एक तरह से गला धमका कर वोटिंग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं या दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से वोटिंग तो क्या के एक दिन पहले नेताओं से कुछ जवाब मांगा जा रहा है इस बारे में? जी देखिए, पहले तो डीएम जिलाधिकारी इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद में इन तमाम नेताओं से सवाल जवाब भी किया जाएगा, उनको नोटिस भी इशू होगी, उनके बयान भी दर्ज कराएंगे। और ये ठीक वोटिंग के एक दिन पहले हो रहा है। कल वोटिंग हो रही है नगर पंचायत और कुछ म्युनिसिपल काउंसिल्स में, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर चुनाव आयोग अब सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि कुछ नेता पिछले दिनों निकाय चुनाव के प्रचार में उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए, उन्हीं बयानों को लेकर चुनाव आयोग पहले डीएम से रिपोर्ट तलब करेगा और फिर जरूरत पड़ने पर इन नेताओं से भी जवाब मांगा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका गणेश इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, यहाँ जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में एक प्लास्टिक का गोदाम जिसमें भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से अफरा तफरी मची हुई है। तस्वीरें देखिए आप, कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। ये प्लास्टिक का गोदाम है और इसी गोदाम में भीषण आग लग गई है। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती हुई आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्योंकि ज्वलनशील प्लास्टिक होती है और ऐसे में आग जब भड़की तो फिर वो फैलती चली गई। बड़े हिस्से में इस वक्त आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। आग की ऊंची लपटें हैं, काला घना धुआं है। जलपाईगुड़ी के प्लास्टिक गोदाम में ये आग लगी हुई है। পুনরায় শুনলাম যে একটা টোটো চার্জ দিতে গিয়ে নাকি ওভারহিট থেকে আগুনটা লেগেছে। এখন মধ্যে আমরা সেই বিষয়টা শুধু শুনেছি, কিন্তু সেটাতে কোনো ফাইনাল সিদ্ধান্ত। तो अभी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है, कोशिशें लगातार जारी हैं। हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ से एक बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहां खाली सड़क पर दो गाड़ियों के बीच टक्कर हुई और इसी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे का सीसीटीवी सामने आ गया है, साफ दिख रहा है सड़क पर लापरवाही कैसे भारी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आएगा, काले रंग की कार है, सड़क से दूसरी ओर जाने की कोशिश में तभी तेज रफ्तार से एक और बोलेरो कार आती है और इस कार को टक्कर मार देती है। इस टक्कर के बाद जहां कार सड़क पर बंद पड़ जाती है, बोलेरो सड़क से नीचे उतर जाती है, आगे पेड़ से जाकर टकराती है। दोनों गाड़ियों की टक्कर जोरदार हुई, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में एक युवक ने प्यार में धोखा मिलने पर खुदकुशी कर ली है। युवक का शव उसकी दुकान में ही फांसी के फंदे पर लटका मिला है। मृतक के मोबाइल में मिला एक कथित वीडियो इस घटना को और गंभीर बना रहा है। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो में राहुल नाम का ये युवक एक युवती पर प्यार में धोखे का आरोप लगा रहा है। रुपए की ठगी का आरोप भी इसने लगाया है। कथित तौर पर शादी का वादा तोड़ने और 5 लाख रुपए लेने की बात भी ये कहता है। हालांकि पुलिस अब इस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। संबंधित युवती से भी पूछताछ के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि मामले में हर पहलू से बारीकी से जांच की जाएगी ताकि दोषी बख्शा न जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।